मेरा नाम नीरज कुमार है और मेरी कंपनी का नाम है एनएनआर कॉर्प। बचपन में हम लोग एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का एक बहुत ही छोटा सा व्यवसाय था जिसके अंदर में हम सभी लोग बहन भाई हम लोग कोऑपरेट करते थे बिजनेस के अंदर में। हमारी कंपनी हेयर एक्सेसरीज एंड हेयर बैंड्स बनाती है और ये काम हमने स्टार्ट किया है कोरोना के बाद 2020 से। तो इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से हमें कोई दूसरा काम समझ नहीं आया और हमने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा और लोगों को घर घर में हमने काम बांटा। उसके बाद से हमने एक कंपनी स्टार्ट की है और आज हम 4 साल के अंदर में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है कंपनी के साथ और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला है और लोग अच्छा कमा भी रहे हैं हमारे धंधे से जुड़ने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है और मेरी कंपनी का नाम है एनएनआर कॉर्प, जो कि दिल्ली में स्थित है, रोहिणी में। हमारी कंपनी हेयर एक्सेसरीज एंड हेयर बैंड्स बनाती है और ये काम हमने स्टार्ट किया है कोरोना के बाद 2020 से और अभी 2004 हो चुके हैं। हमारे को 4 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। इस कंपनी को हमने स्टार्ट किया था सिर्फ बाकी लोगों को रोजगार देने के लिए, क्योंकि कोरोना पीरियड की वजह से हमारे पास भी रोजगार खत्म हो गया था और बहुत सारे लोग थे जो कि बेरोजगार हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से हमें कोई दूसरा काम समझ नहीं आया और हमने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा और लोगों को घर घर में हमने काम बांटा। उसके बाद से हमने एक कंपनी स्टार्ट की है और आज हम 4 साल के अंदर में हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है कंपनी के साथ में और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत सारा रोजगार मिला है और लोग अच्छा कमा भी रहे हैं हमारे धंधे से जुड़ने के बाद। बचपन में हम लोग एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर का एक बहुत ही छोटा सा व्यवसाय था जिसके अंदर में हम सभी लोग बहन भाई हम लोग कोऑपरेट करते थे बिजनेस के अंदर में। मुझे लेके हम लोग 3 सिबलिंग्स हैं, हम लोग 3 बहन भाई हैं। मेरी एक छोटी सिस्टर है और मेरा एक छोटा भाई है। छोटा सा काम था हमारा। छोटे से काम के अंदर में हम लोग सभी लोग पिताजी के साथ कोऑपरेट करते थे ताकि हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। तो 10th क्लास तक का हमारा संघर्ष जो रहा ना, बहुत ही जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। 10th के बाद 11th एंड 12th में थोड़ी परिस्थितियां ठीक हुई थी, तो मेरे घर वालों ने सोचा कि इसको आगे की पढ़ाई की इच्छा करने के लिए इसको दिल्ली भेज दिया जाए। दिल्ली रहने से क्या होगा कि इनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और आगे करियर भी बन जाएगा। तो मेरे जीवन का एक मेरी माता जी का लिया हुआ वो डिसीजन जो मेरी मदर ने मेरे फादर के साथ फाइट करके लिया था, क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं थी, मेरे फादर की इतनी इनकम नहीं थी कि एक गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा जाए। लोगों का सपना होता है, बिहार में रहने वाले लोगों का सपना होता है कि वो दिल्ली आए, बॉम्बे जाएं, कहीं बड़ी शहर में जाके पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करें। लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, पैसे बहुत कम होते हैं, तो लोग ये सपने को पूरा नहीं कर पाते और वही रह जाते हैं वो लोग। लेकिन मेरे माताजी ने ये डिसीजन लिया कि इसको आगे पढ़ने के लिए भेजना है और मैं दिल्ली आया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। मैं दिल्ली आने के बाद मैंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि पढ़ाने का काम मैंने जब मैं 7th क्लास में था तभी मैंने शुरू कर दिया था। तो जो मेरी पहली जॉब जिसको आप कह सकते हैं वो 35 रुपीज़ पर मंथ पे मैं 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाता था जब मैं 7th क्लास में था। वो एक पॉकेट मनी का लालच हुआ करता था। जब मैं 10th में गया तो मैं 7th के बच्चों को पढ़ाता था, 11th में गया तो मैं 9th के बच्चों को पढ़ाता रहा। तो मैं हमेशा अपने से 2 साल 3 साल छोटी क्लास के बच्चों को हमेशा पढ़ाता रहा। तो हमारे क्या ब्लड में ही ना कहीं बिजनेस और व्यापार जो है वो शुरू से ही रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गया तो मुझे लगा कि वो मैंने व्यवसाय के रूप में करना शुरू कर दिया। अपने जीवन के लगभग 20 साल मतलब 97-98 से लेके ये आपका कोरोना पीरियड तक मैं अपने उसी काम को कंटिन्यू करता रहा। मैंने अपनी एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। उसके बाद मैंने लगभग मेरे पास 10,000 टीचर्स का डेटाबेस था जिनको कि मैंने रोजगार दिया और बहुत सारे स्कूलों के बच्चे मैंने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद वो मैंने सारा एरिया कवर किया एजुकेशन के सेक्टर में। लेकिन जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी वैसे ही हमारा सारा बिजनेस धराशायी हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि स्कूल्स बंद हो चुके। सरकार ने लोगों को घर से पढ़ने की इजाजत दे दी। अब होम ट्यूशन के व्यवसाय के अंदर में अगर सरकार हमें स्कूल खुलेंगे ही नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं, तो लोगों ने क्या किया? अब बच्चे वैसे ही पास हो रहे हैं, सरकार ने बच्चों को वैसे ही पास करना शुरू कर दिया। तो लोगों की मानसिकता हो गई कि भाई ट्यूशन लगाने की आवश्यकता खत्म हो चुकी है। प्लस कोरोना के चक्कर में क्या था, संक्रमण इतना फैल रहा था कि लोगों को घरों में ही रहना था कि अब मेरे पास रोजगार की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई। जैसे कोरोना आया रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। मैं 2 महीने तक घर में बैठा रहा, सोचता रहा कि मैं क्या करूंगा, कैसे अपना जीवन चलाऊंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा। मार्च का महीना था, फरवरी मार्च का महीना था जिस वक्त कोरोना ने भारत के अंदर में दस्तक दी थी और उस महीने में हम लोगों ने इतनी सारी स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग और सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा था कि नया सीजन आएगा, हम लोगों के साथ नए फौज हमारी तैयार हो जाएगी, नए बच्चे हमारे पास आएंगे, हमारा व्यवसाय चलेगा। लेकिन हमारे साथ बहुत उल्टा हो गया।
2 महीने तक बैठे बैठे घर में सोचता रहा कि आखिर ये व्यवसाय कैसे करूँगा। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो छोटा सा बुटीक चलाते थे। बुटीक तो चलाते थे, साथ में उनका एक टैक्सी का काम था। जब कोरोना पीरियड आया तो टैक्सियों का काम और बुटीक का काम दोनों ही लगभग बंद हो गए। अब जब दोनों बंद हो गए तो उनके सामने व्यापार की समस्या उत्पन्न हो गई और मेरे सामने भी व्यापार की समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन क्योंकि वो बुटीक का काम करते तो उनको थोड़े बहुत हेयर बैंड्स बनाने आते थे। उन्होंने थोड़े बहुत हेयर बैंड्स बनाए, लोगों को सोचा कि सप्लाई दे देंगे। मेरे मन में लालच आया, मैंने उनसे कहा कि वो हेयर बैंड्स आप मुझे दे दीजिए। मैंने वो हेयर बैंड्स उनसे लिया और हेयर बैंड्स लेने के बाद यहाँ पे मैंने उसकी वीडियोग्राफी करी, फोटोग्राफी करके मैंने लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना शुरू किया। उस वक्त मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप व्यापार करना चाहते हो तो इंडिया मार्ट से जुड़ सकते हैं। मैं इंडिया मार्ट से जुड़ा। इंडिया मार्ट से जुड़ने के बाद मेरे पास लोगों के कॉन्टैक्ट्स आने शुरू हो गए। उसी कॉन्टैक्ट्स को मैंने अपना वही थोड़ा सा माल, सिर्फ 200 पीस मेरे पास वो हेयर बैंड्स आए थे क्रॉसबैंड फैब्रिक के, जिसको कि मैंने बेच के मैंने और अपनी जनरेशन शुरू किया और मैंने 10,000 क्रॉसबैंड बना के उस वक्त मार्केट में बेचे। मुझे तो लगा मेरे हाथ लॉटरी लग गई है, क्योंकि जैसे ही मेरा क्रॉसबैंड का काम स्टार्ट हुआ, इंडिया मार्ट के माध्यम से एक बॉम्बे की बहुत बड़ी कंपनी मेरे संपर्क में आई, जिसने मेरे से बहुत ह्यूज क्वांटिटी में माल बनवाया और उस ह्यूज क्वांटिटी का माल बनाने की वजह से मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। तो वो जो मैं बिल्कुल जीरो हो चुका था, मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि मेरे व्यापार में जो बनाने वाले मेरे लोग हैं, जो मेरे कारीगर लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब घर घर में अपना व्यापार चलाते हैं। उनके पास क्या है, उनको कुछ नहीं आता, लेकिन उनके हाथ में हाथ का हुनर है। उस हुनर की वजह से मैंने उस हुनर को परखा कि हाँ, इनमें हुनर है। अगर हम इनकी एनर्जी को थोड़ा सा चैनलाइज कर दें, अगर हम उन महिलाओं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकती हैं। और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया कि भाई इंडिया मार्ट के माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया और इंडिया मार्ट के माध्यम से बॉम्बे की एक बहुत बड़ी कंपनी को हेयर बैंड्स की रिक्वायरमेंट थी, उनको फ्री में बांटने थे वो हेयर बैंड्स। अच्छा, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हेयर बैंड्स का ऑर्डर तो आ गया, मेरा हेयर बैंड्स तो बनता था बहुत ही थोड़े से पैसे में, लेकिन उस हेयर बैंड्स की जो कीमत है उस कंपनी ने जो लगाई वो बहुत ज़्यादा लगाई। ये कह लीजिए कि एक प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ उनके साथ में। क्या हुआ, मैंने उनको कोई रेट कोट ही नहीं किया और उन्होंने खुद से ही उसको 4 गुना कीमत पर अपने आप ही पीओ बना के मेरे पास भेज दिया कि हम इंटरेस्टेड है आपसे खरीदने के लिए। मैंने कोई पीआई रेज नहीं किया। जब उनका पीओ आया फिर मैंने पीआई रेज किया और उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा हुआ। एक बार अच्छा फायदा मतलब मुझे लग गया चस्का कि भैया पुराने काम के अंदर में तो हर साल संघर्ष करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं मैं पिछले 20 साल जो मैं लगा रहा इस व्यवसाय के अंदर में, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे रूट में था मुझे बिजनेस करना था, मुझे कुछ और करना था और मैं कंसल्टेंसी बिजनेस में आ गया था। हालांकि कंसल्टेंसी बिजनेस में मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया, मेरा ठीक चलता रहा। लेकिन जो एक इंसान के अंदर में होता है ना कि इंसान की खुशी होती है कि भाई किसी भी काम को करने पर आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। पैसा कमाना अलग चीज़ है और खुशी का प्राप्त होना एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। हमारे जो खुद के जो कस्टमर बेस है, वो हमारे कस्टमर बेस भी वही हैं कि जो लोग इंटरनेट पे माल बेचते हैं, जो लोग भी वेबसाइट्स के थ्रू माल बेचते हैं, चाहे वो किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे माल बेचते हो, वही हमारे मेन कस्टमर हैं। वो मेन कस्टमर हमारे क्यों बने? मेन कस्टमर, आज आप किसी भी बड़े होलसेल मार्केट में चले जाइए जो कि चाइना का माल बेचते हैं। जब चाइना का माल बेचते हैं तो चाइना का एक कंटेनर आया, जितना माल उसके अंदर में कंटेनर में है उतना बिक गया। अगली बार जरूरी नहीं है कि वो दुकानदार उस कंटेनर को वहां से चाइना से दोबारा प्रोक्योर करेगा और आपको सेम वैरायटी का माल देगा। लेकिन हमारी यूएसपी क्या बनती है हमारे बिजनेस की, कि हम आपको वो सेम टू सेम प्रोडक्ट आपको बार बार दे सकते हैं। अगर आज किसी ने व्यवसाय शुरू किया है, कोई एक इंसान है जिसने अपना नया काम स्टार्ट किया, जीएसटी नंबर लिया, अमेजन पे अकाउंट खोला, अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की, हमसे 1 दर्जन माल लिया, अब बेचारे का बिकना शुरू हुआ। 6 मंथ्स और 1 साल के पीरियड के अंदर में लिस्टिंग ऊपर आई, माल बिकना शुरू हुआ, वो दोबारा हमारे पास, हमने उसको मना कर दिया, टाटा बाय बाय। वो हमारे पास क्यों आएगा? हमने उसको ये ओपनली कहा कि तुम्हारा माल 2 साल बाद भी बिकना शुरू हो जाए, तुम हमारे पास वो प्रोडक्ट लेकर आओ, हम तुम्हारे को वो बना के दें। तो इस प्रकार से हमारे पास हमारा जो बिजनेस जो ग्रोथ होनी शुरू हो गई, वो ऐसे होने शुरू हो गए कि जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, जिनको कि सेम वैरायटी का माल चाहिए, बार बार माल चाहिए, हमने उनको बना के देना शुरू किया। 4 साल पहले जो हमने काम स्टार्ट किया, इसमें सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे जीवन के जो पुराने 20 साल है उनका तजुर्बा, वो जो हमने संघर्ष किया था अपना ब्यूरो चलाने वाले काम के लिए जो संघर्ष था, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम शुरू से स्ट्रगल रहे हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ा, पूरा 20 साल हम स्ट्रगल करते रहे और उसके बाद ये जो 4 साल थे ये तो स्ट्रगल किया, लेकिन इसका हमें आज 4 साल के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। हमारे साथ इस वक्त लगभग 150 के करीब महिलाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, जो अपने घरों से काम कर रही हैं और वो रोज़गार ले रही हैं, अपना परिवार चला रही हैं, काम कर रही हैं। साथ में हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी है, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स है, लैक्मी है, नायका है।
हम इनके ऑफिशियल वेंडर्स हैं। ये कंपनियां हमसे प्रोडक्ट्स लेती हैं और अपने पोर्टल पर इन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो इन पिछले 4 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई संघर्ष आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर अर्जित होती है। तो मेरा जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले जो लोग हैं, जो मेरी स्टोरी आज सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप स्ट्रगल करते रहिए। मैंने इतना स्ट्रगल किया, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने इतने साल स्ट्रगल का मेरे को फल मिल रहा है। मैं खुद कम से कम इतने सारे लोगों को आज रोजगार दे पा रहा हूँ, काम दे पा रहा हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि इतने सारे लोगों के परिवार चलता है। आज हो सकता है कि जिन महिलाओं को हम काम दे रहे हैं उनके पति भी कहीं ना कहीं कमा रहे होंगे, लेकिन जिस वक्त हमने काम शुरू किया था उस वक्त वो महिलाएं थी जो घर का खर्चा चला रही थी। उस वक्त उन पतियों को पास काम नहीं था, जो पुरुष थे समाज के, उनकी नौकरियां नहीं थी, वो घर बैठे हुए थे, लेकिन घर में स्टिचिंग करके तो उनके पतियों ने भी उनके साथ बहुत सहयोग किया, जिसकी वजह से हमारा माल बनना शुरू हुआ। तो दर्शकों, हिम्मत ना हारें, लगे रहें, स्ट्रगल करते रहें, सफलता आपको एक दिन जरूर प्राप्त होगी। थैंक यू।